हाय एवरीवन। जब भी आप सीमन रिपोर्ट देखते हैं तो आपको कभी ये समझ में नहीं आता कि सीमन रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सीमन रिपोर्ट में क्या क्या होता है, कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए और कौन सी चीज़ों पे ध्यान देने की वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सैंपल आईयूआई के लिए फिट है या आईवीएफ के लिए फिट है या आईसी के लिए फिट है। कौन सी प्रोसीजर के लिए आपका सैंपल फिट है। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं, मान लो आप सीमेन एनालिसिस करने गए तो कितने दिनों का गैप होना चाहिए, क्या वॉल्यूम रहना चाहिए, ये सारी चीजें, क्या काउंट अच्छा होता है, कौन सी मोटिलिटी अच्छी होती है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले आपको ये देखना है, ये बड़े सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको बोलते हैं एब्सटिनेंस। ये एब्सटिनेंस जो है, एब्सटिनेंस या फिर गैप भी इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, जब आप सैंपल कभी निकालते हो, वाया मैस्टरबेशन निकालो या इंटरकोर्स करके निकालो, आप जब भी सैंपल निकालते हो तो वहां से शुरू हो जाता है 0 दिन। ठीक है, 0 दिन या फिर 0 आवर्स। तो वहां से 24 घंटे हो गए तो एक दिन, 2 दिन हो गए यानी कि 48 आवर्स, ऐसे करके वो इंक्रीज होता है। तो जब आप सीमन एनालिसिस कराएंगे तो ये ऑलमोस्ट 7 दिन हो सकता है, यानी कि 2 दिन से लेकर के 7 दिन तक। ठीक है। और अगर आप डीएनए फ्रेगमेंटेशन के लिए सीमन सैंपल दे रहे हो तो आपको ये जो गैप है वो ऑलमोस्ट 24 घंटे के अंदर का मेंटेन करना होता है। मतलब 24 आवर्स के अंदर ही आपको सीमन सैंपल दोबारा देना होता है, यानी कि एक बार डिस्कार्ड करो, 24 घंटे के अंदर वापस दे दो, तब जाके डीएनए फ्रेगमेंटेशन का जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आता है। उसके बाद अगर आप आईयूआई की बात करें तो आईयूआई में जो गैप है वो एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, क्योंकि आईयूआई में मोस्टली आपको कहा जाता है कि आप अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करें ताकि उनके फिलोपियन ट्यूब्स में स्पर्म ज्यादा से ज्यादा जाके जमा हो जाए। लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है तो 0 दिन के गैप पे भी आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपका सैंपल अच्छा नहीं है, जो कि हम आगे देखने वाले कौन सा सैंपल अच्छा होता है कौन सा नहीं होता, तो उस केस में आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का गैप भी मेंटेन कर सकते हो, या फिर सीमन फ्रीजिंग करा के स्पर्म की पूलिंग कर सकते हो और उसके बाद यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो अब हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होता है। देखिए, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे सबसे पहले आता है अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है सैंपल। तो सैंपल ओपेलेसेंट होना चाहिए। WHO 2021 का जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ओपेलेसेंट होता है। लेकिन कई बार ब्लड आ जाता है सीमन में, कई बार यूरिन आ जाए, या फिर आप मेडिसिन पे हो, या फिर आपको जॉन्डिस है तो पीला सा भी दिखता है, या फिर ग्रीनिश या ब्राउन भी हो सकता है। तो ये इंडिकेशन होते हैं कि सैंपल अच्छा है या खराब है। उसके बाद विस्कोसिटी, कई बार होता है सैंपल जब आप देते हैं तो सैंपल जेल की तरह होता है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उसको पानी जैसा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो पानी जैसा नहीं हुआ तो हम बोलते हैं विस्कोसिटी हाई है, नहीं तो नॉर्मली वो लो होनी चाहिए, 5-10 मिनट में हो जानी चाहिए। तो WHO कहता है कि 60 मिनट से ज्यादा लिक्विफिकेशन नहीं रखना चाहिए, उससे ज्यादा है तो मुश्किल होती है। तो लिक्विफिकेशन टाइम भी हम मेंटेन करते हैं, देखते हैं। इसके बाद एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन में क्या होता है, एग्रीगेशन में देखते हैं कि स्पर्म एक साथ चिपके हुए हैं, कैसे भी, किसी भी कचरे से चिपके हुए हैं, पस सेल हो गया, राउंड सेल हो गया, एपिथेलियल सेल हो गया, उन सब से जाकर के चिपक जाते हैं, कैसे भी चिपक जाते हैं। तो वो यूजुअली नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन अगर वो कहीं से आता है तो हम उसको 1, 2, 3 उसके हिसाब से लिख देते हैं। पीएच 7.2 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। वॉल्यूम जो है ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम आपका 1.4 ml से ऊपर होना चाहिए। अगर उसके नीचे हो गया तो इसको हम बोलते हैं कि ये कम वॉल्यूम है। ये इसलिए भी हो सकता है कि आपने शायद 0 दिन के गैप पे दिया है। ठीक है, 1-2 दिन के गैप में, 2 या 3 दिन के गैप में आपका वॉल्यूम अच्छा होता है। लेकिन अगर वो 0 दिन के गैप पे है तो वॉल्यूम को ज्यादा आप माइंड ना करें। लेकिन आपने 2 दिन, 3 दिन या 7 दिन के गैप पे दिया और फिर भी वॉल्यूम 1.4 से कम है या उससे भी कम है तो ये चिंता वाली बात है। इसके बाद अगर आप देखें तो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक में आपको देखना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितना है, यानी कि 1 ml में तो कॉन्सेंट्रेशन देखा जाएगा कि 1 ml में मेरा कितना स्पर्म है। ठीक है, तो वो 16 मिलियन तो होना चाहिए। लेकिन पूरे के पूरे सैंपल में लगभग 39 मिलियन तो होना ही चाहिए, उससे कम हुआ तो ये प्रॉब्लम है।
उसके बाद अगर आप मोटिलिटी देखें तो टोटल मोटाइल स्पर्म जो है वो 42 मिलियन होना चाहिए। उसमें से बहुत तेज भागने वाले जो स्पर्म्स हैं या स्विमिंग करने वाले स्पर्म है वो 30 मिलियन होने चाहिए, 30% होने चाहिए। अगर इससे कम है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप स्पर्म को इजैकुलेट करते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यानी कि गर्भ धारण करने के लिए जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म जो है वो नीचे ही रह जाता है। और अगर वो बहुत ज्यादा मोटाइल ना हो, है ना, वो कम हो 11%, 7% ऐसे कुछ हो, तो स्पर्म ना बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, वो यूट्रस के अंदर ही खो जाते हैं। इसकी वजह से प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मोटिलिटी बहुत जरूरी है, स्पर्म हो और वो मोटाइल हो ये बहुत जरूरी है। उसमें भी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो लगभग 30% होनी चाहिए, स्लगिश और प्रोग्रेसिव दोनों मिलकर के, और टोटल 42% के ऊपर ही होना चाहिए। अगर उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद हम स्पर्म मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि 4% या 4% से ज्यादा अगर आपका स्पर्म है नॉर्मल, तो हम कहेंगे ये अच्छी बात है ना। तो नॉर्मल स्पर्म अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन उसके अलावा टैपर्ड फॉर्म होता है, पायरीफॉर्म होता है, स्मॉल हेड होता है या नो एक्रोजोम होता है, बहुत बड़ा स्पर्म हो गया, उसका हेड बहुत लार्ज है, या टेल या नेक पे आए तो उसका नेक बेंट है ना। बहुत टाइप की अबनॉर्मलिटी होती है जो कि हम एक प्री स्टेन स्लाइड के थ्रू इसको 100x पे देखते हैं, है ना, लगभग 1000 गुना ज्यादा बड़ा करके देखते हैं, तो जाकर के हमें ये मॉर्फोलॉजी मिलती है। तो ये मॉर्फोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपका स्पर्म में डीएनए जो होता है वो कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, ये इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर आप व्हाइट ब्लड सेल देखें, यानी कि जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, तो ये 1 मिलियन के आसपास होना चाहिए, चलेगा। लेकिन 1 मिलियन से ज्यादा अगर वो 2 मिलियन हो गया तो ये अबनॉर्मल है ना। और फिर हम स्पर्म सर्वाइवल टेस्ट भी करते हैं। स्पर्म सर्वाइवल टेस्ट क्यों किया जाता है? ये मोस्टली आईयूआई के केस के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए आपका स्पर्म आपने नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं या फिर आईयूआई में ट्राई कर रहे हैं, हमने इंसेमिनेट कर दिया, लेकिन वो 2 घंटे या 3 घंटे बाद ही मर गया, है ना, कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम ये चेक करते हैं कम से कम 24 घंटा या 25 घंटा या 48 घंटा स्पर्म को सर्वाइव करना चाहिए। वो लगभग 60 से 80% तो सर्वाइव करना ही चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि हाँ आज मैंने आईयूआई किया। और अगर मान लीजिए रप्चर नहीं हुआ या रप्चर थोड़ा लेट हुआ आपका, आपकी वाइफ का एग, तो वो फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म तो जिंदा रहना चाहिए, है ना। इसलिए स्पर्म सर्वाइवल टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये कंक्लूजन दिया होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं? तो मैंने दिया है एस्थेनोटेराटोजोस्पर्मिया। क्यों दिया है? इतना ही अगर देखें तो एस्थेनो क्यों दिया है, आप देखेंगे कि ये जो, ये देखिए इसका काउंट जो है वो ठीक है। तो मैं अगर ये काउंट कम होता, यानी कि 39 मिलियन से ओवरऑल स्पर्म काउंट कम होता, तो मैं इसको देता ओलिगो। लेकिन क्योंकि कम नहीं है तो मैंने कुछ मेंशन नहीं किया। मोटिलिटी जो है वो 42 से भी कम है, 30 से भी कम ही है। इसका मतलब मैं इसको एस्थेनो बोलूंगा, यानी कि स्लो है ये, है ना। और उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी, ये 1% ही है, 1% है, इसलिए इसको मैं दूंगा टेराटोजोस्पर्मिया। अगर ये 4 या 4 से ज्यादा होता तो मैं कुछ भी नहीं लिखता। इसके बाद आप देखेंगे हाइपोस्पर्मिया, क्योंकि वॉल्यूम जो आप देखेंगे, वॉल्यूम यहाँ है 1.2, है ना, 1.4 से कम ही है, इसीलिए मैंने उसको हाइपोस्पर्मिया दिया है। उसके अलावा ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया, क्योंकि पसल भी है इसमें काफी ज्यादा, मोर देन 1 है, इसीलिए मैंने पसल भी दिया है ना। तो ये सारी इसकी इंडिकेशन है। अब बेस्ड ऑन स्पर्म सर्वाइवल टेस्ट मैं कह सकता हूँ कि ये आईयूआई के लिए फिट तो नहीं है सीमेन सैंपल। तो इस केस में आपको पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आईयूआई करते रहने के लिए। इस केस में आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली शिफ्ट हो जाइए आईवीएफ या एक्सी के ऊपर। इसके अलावा देखिए ये इकलौती चीज नहीं है जो आईयूआई को जाना है कि नहीं जाना है ये कंफर्म करती है। एक और चीज है जिसको बोलते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट या इंडेक्स। इसमें क्या होता है, देखिए स्पर्म है जो, स्पर्म देखिए जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म सिर्फ डीएनए कैरी करते हैं। अब वो 50% जो डीएनए कैरी करते हैं बच्चा बनाने के लिए, उसमें ही कहीं टूटा हुआ हो तो जीन्स अच्छे से नहीं बनेंगे। मान लीजिए हार्ट के जीन्स बनने वाले, वो जीन्स नहीं बनेंगे और बच्चा शायद प्रेगनेंसी आ जाए लेकिन बाद में प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, है ना, मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शन करना पड़े क्योंकि उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, तो शायद कोई जीन डिफेक्ट हो जाए, हार्ट में छेद आ जाए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स देखना बहुत जरूरी है।
और अगर वो हाई हो, जैसे इस केस में 37 है, यूजुअली कितना होना चाहिए, तो आपका जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है वो अगर लेस देन 15% है तो वो एक्सीलेंट है, अगर वो 15 से 24% के बीच में है तो वो गुड है, फिर फेयर है, और 30% से ज्यादा होता है तो वो पुअर होता है ना। इस केस में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह लेने चाहिए। इस टाइप का कुछ स्लाइड दिखता है जहां पे कुछ ऐसे दिखता है, एक स्पर्म है उसमें साइड में कलर आ जाता है पिंक कलर का, यानी कि वो डीएनए अच्छा है उसका। थोड़ा और मीडियम हो तो अच्छा है, स्मॉल है तो अच्छा नहीं है, स्टेन ही सिर्फ है, कोई साइड में कलरेशन नहीं है, वो खराब है, और स्पर्म अगर टूटा है, कहीं से भी ब्रोकन है, डीजेनरेटेड है, वो भी अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अगर स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन बहुत हाई आ रहा है, माने आपने एक बार किया, खराब आया, आपने एंटीऑक्सीडेंट्स लिए, उसके बाद भी 3 महीने का मेडिसिन चलाया, फिर भी आपका जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन लेवल है वो 30 के नीचे नहीं आ रहा, तो क्या करना है, उस केस में आपको पिक्सी करना पड़ता है। इक्सी जब करते हैं, इक्सी के साथ ही एक और डिश होती है जिसमें आप पिक्सी करते हैं। ये वीडियो मैंने हिंदी में ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। इसके अलावा कई लोग मैक्स और दूसरे टेक्निक्स भी यूज करते हैं जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये काफी पिक्सी जो होता है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है, वो किया जा सकता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके सारे रिपोर्ट्स। मैं सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको बता सकता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको आईयूआई करना चाहिए, आईवीएफ करना चाहिए, या सिर्फ मेडिसिन लेकर के भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।